नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में पर आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। देखिए, राजस्थान की श्रृंखला चल रही थी। ठीक है, राजस्थान की श्रृंखला में हम राजस्थान के पहले टॉपिक को देख रहे थे। राजस्थान के परिचय की बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। पिछली 2 क्लासों में हमने 4 पॉइंटों को क्लियर किया। ठीक है, और जस्ट पिछली क्लास में हमने ये देखा था, देखिए आप, पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था, ये देखिए आप, हम देख रहे थे 5वें पॉइंट की ओर। ठीक है, और 5वें पॉइंट हमने देशांतर स्थिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था पिछली क्लास में, और अब इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि बेसिक के बाद में क्या कॉन्सेप्ट में और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे और आगे इस पॉइंट को आगे ध्यान देंगे। देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देशांतर स्थिति की अगर मैं बात करूं आगे, इसी 5वें पॉइंट को अगर आगे कंटिन्यू करें तो कि भारत के संदर्भ में अगर देशांतर स्थिति की बात करें, और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ग्लोब पर सभी खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, और भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत में सभी देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो अब उसी बात को ध्यान में रखेंगे। हमने बात क्या की थी पिछली क्लास में कि ग्लोब पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत कौन से गोलार्ध में देशांतरों के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, भारत कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी। तो भारत में सभी देशांतर क्या होंगे, पूर्वी देशांतर, चाहे भारत का कोई सा ही भाग हो। भारत में जितनी भी आप खड़ी लाइन खींचेंगे वो सभी देशांतर रेखाएं आप ध्यान रखेंगे, वो सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर होंगी। सेम कंडीशन राजस्थान में होंगी। ठीक है, तो 0 के इधर हमने मैं बताया था कि 0 के इधर 1 2 3 ऐसे चलते चलते टोटल 180 के पास जाएंगे। इधर हम बात करें 1 2 3, टोटल इधर कितने हैं, 180 की ओर जाएंगे। ठीक है, तो भारत तो है ही पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी देशांतर आएंगे। इधर अगर कोई किसी की बात करें, जैसे मैं अमेरिका की बात की थी पिछली क्लास में, तो अमेरिका में जितनी भी हमने खड़ी रेखाएं खींची थी वो सब कौन सी थी, पश्चिमी देशांतर। ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, अब राजस्थान की भारत की बात करता हूँ मैं। भारत में देखिए आप, 0 के बाद में है, भारत है 0 के बाद में, 0 1 2 3 4, तो इस भारत के पास में जो लाइन आएगी, देखिए आप, ये देखिए आप, भारत कौन सी देशांतर से स्टार्ट होती है, भारत की 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से गुणंतर 70 आगे चलते जाएंगे। कौन सी देश, यानी भारत में आडी लाइन और चलती जाएंगी, ऐसे ये सब आडी लाइन चलती जाएंगी। ठीक है, 68 के बाद में गुणंतर 70 71 72 ये चलती जाएंगी। तो भारत का लास्ट का जो अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं, लास्ट की जो देशांतर रेखा की मैं बात करूं, वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत पूर्वी गोलार्ध में, तब मैंने देखिए यहाँ भी पूर्वी लिखा है और वहाँ भी पूर्वी लिखा है। भारत इन देशांतरों के बीच में स्थित है। ठीक है, अब इन देशांतरों में आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए आप, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है कि देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। तो भारत की समय रेखा कौन सी है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। देखिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है। विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, पूरे विश्व को 24 जोनों में विभाजित किया गया है। सबसे ज़्यादा जोन किसमें है, रूस में है। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो कितने राज्यों से गुजर रही है। देखिए आप, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी सीमांध्र।
सीमांध्र की बात करो या आंध्र प्रदेश की बात करो, बात समझ रहे आप। तो भारत की मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से गुजर रही है, आपको ध्यान रखने हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश या सीमांध्र, ठीक है। तो भारत, जैसे हमने ग्रीनविच रेखा देखी थी, उसका मुख्यालय कहाँ था, लंदन में, ऐसे ही भारत वाली का मुख्यालय कहाँ है, यूपी में स्थित है। यूपी में इसका क्या है, मुख्यालय है, मिर्जापुर में। अगर मिर्जापुर स्थान नहीं है तो आप नैनी ध्यान रखेंगे, नैनीताल अलग है, वो उत्तराखंड में, ये नैनी है, नैनी मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ इसका क्या है, मुख्यालय है, यहाँ इसका क्या है, मुख्यालय है। तो भारत की मानक समय रेखा आप ध्यान रखेंगे 82.5 है, और विश्व की कौन सी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारत की मानक समय रेखा के बीच में कितना अंतर, 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5.5 घंटे आगे है भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से, कितनी आगे, 5.5 घंटे आगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस ग्रीनविच से भारत की रेखा की अगर मैं बात करूँ तो 5.5 घंटे आगे है। ये कैसे आगे, अभी हम टाइम का निर्धारण करेंगे तो वहाँ देखेंगे आप, अभी हम टाइम का निर्धारण करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये कैसे आ गया, ठीक है। तो ये बात भी हम ध्यान करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि भारत कौन सी देशांतरों के बीच में स्थित है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। अब मैं बात करूँ देशांतर स्थिति की राजस्थान के संदर्भ में, तो देखिए आप, राजस्थान के संदर्भ में देशांतर स्थिति की हम बात करेंगे, वही बात सेम बात है। देखिए आप, राजस्थान की देशांतर स्थिति की मैं बात करूँ, ठीक है, राजस्थान की देशांतर स्थिति की बात करूँ तो राजस्थान की देशांतर स्थिति जैसलमेर की बात हो रही है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है राजस्थान की देशांतर स्थिति, तो आप ध्यान रखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिर 69, 70, 71, 72 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। ये देखिए आप, ऐसे चलती रहेगी और लास्ट में जब आएंगे तो ये देखिए आप, बात समझ पा रहे हो। लास्ट में धौलपुर के पास में आएंगे तो सबसे लास्ट वाली देशांतर रेखा कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे, यानी 68 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट हो जाती है, फिर 68, 69, 70 ये चलती रहेगी। तो ध्यान रखेंगे 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से एक बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि राजस्थान की मध्यवर्ती कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे 74 डिग्री है, मध्यवर्ती देशांतर कौन सी है, 74 डिग्री है, मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री है। और राजस्थान कौन सी देशांतरों के बीच में, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में स्थित है, यहाँ से वहाँ तक। लेकिन मध्यवर्ती की बात करें तो कौन सी है, 74 डिग्री, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप अंतर भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है, राजस्थान की देशांतर रेखाओं के बीच में अंतर कितना है, तो आप बताएंगे सर 78 डिग्री 17 मिनट है, 78 डिग्री 17 मिनट है में से 69 डिग्री 30 मिनट को हम घटा देंगे। तो देखिए आप, ये मिनट है और ये मिनट है, तो 17 मिनट में 30 मिनट तो घटेंगे नहीं, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है आप ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है। तो 17 मिनट में से 30 मिनट घटेंगे नहीं। देखिए मैं यहाँ घटा के दिखा देता हूँ आपको, 78 डिग्री 17 मिनट है से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे, तो 17 मिनट में 30 मिनट कैसे घटेंगे। लेकिन 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो ये 78 अगर ये इसको हासिल दे दे, ठीक है, 1 डिग्री अगर ये इसको दे दे 1 डिग्री, तो यहाँ 17 मिनट तो पहले से 1 डिग्री और ले लेगा, तो 60 मिनट और हो गई, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 तो वो हो गई, और 17 मिनट पहले से है, बात समझ पा रहे हैं। तो कितनी होगी 77, और 77 में से आप 30 मिनट घटाएंगे तो यहाँ कितनी बचेंगी, कितनी बचेंगी 47 मिनट, 47 मिनट बचेंगे। अब यहाँ से 1 डिग्री कम हो गया, आपको पता है यहाँ कितना डिग्री है, देखिए आप 77 है, बात समझ पा रहे हो आप, कितना है 77 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो कितना जाएगा 8 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान की देशांतरों का अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट, ये राजस्थान की का अंतर है। आप बात समझ पा रहे हैं।
देशांतरों का अंतर भी ध्यान रखना है और इनका अंतर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप इनके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, मध्यवर्ती। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ से मैं नोट में लिख देता हूँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, अक्षांशों में हमने देखा नहीं, वहाँ यहाँ देख लेते हैं कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, तो 27 डिग्री है। कौन सी है, 27 डिग्री है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, 27 डिग्री है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप नोट में एक बात और ध्यान रखेंगे कि सर हमने अभी भारत में बात की थी, भारत में एक बात की थी हमने अक्षांश और देशांतरों की, अक्षांश और देशांतरों की हमने भारत में बात की थी कि सर भारत में, ध्यान से देखिए आप, भारत में ये 82.5 मानक समय रेखा है, ठीक है। एक सर हमने बात की थी कर्क रेखा की 23.5 की, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ये दोनों कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में काटती हैं सरगुंजा, छत्तीसगढ़ के सरगुंजा नामक स्थान पर काटती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी, देखिए आप नोट में एक बात तो ध्यान रखिए, भारत की सबसे बड़ी अक्षांश और सबसे बड़ी देशांतर रेखाएं ये कहाँ काटती है, एमपी में काटती है, ठीक, कहाँ काटती है, एमपी में काटती है। ऐसे राजस्थान की बात भी हमने की थी कि राजस्थान की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा और सबसे बड़ी देशांतर रेखा कहाँ काटती है, तो नागौर में काटती है। कहाँ काटती है, नागौर में काटती है, नागौर में काटती है, ठीक है। ये नागौर में काटती है, ये एमपी में काटती है, और ये दोनों काटती हैं छत्तीसगढ़ के सरगुंजा में। मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो 27, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये राजस्थान के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने उसकी बात कर ली, उसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी पिछली क्लास में, आप ध्यान रखिए, वहाँ से मैंने की थी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये कहाँ काटती हैं, ये अटलांटिक महासागर में काटती हैं। तो ये कहाँ काटती हैं ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान वाली ध्यान रखना है, भारत वाली ध्यान रखना है, और कर्क और मानक समय रेखा वाली भी ध्यान रखना है, ये कहाँ कहाँ काटती हैं ये आप ध्यान रखेंगे। चले आगे, ठीक है, इतनी बात इनसे संबंधित ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आप और देखें, अब देखिए आप देशांतर रेखाओं का, देशांतर रेखा किसका काम करती है, समय का निर्धारण करती है, ठीक है। तो समय का निर्धारण करती है, देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन भी हैं, इन क्वेश्चनों की बात भी करेंगे हम। देशांतर रेखाओं समय का निर्धारण करती है, तो समय का निर्धारण करते कैसे, देखिए आप एक बात आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप ग्लोब में ये जरूर ध्यान रखना आपको, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिमी ओर समय कम होगा। आप इधर जाएंगे तो बढ़ेगा समय और इधर जाएंगे तो घटेगा, और कितना कैसे बढ़ेगा, 1 डिग्री, एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करेंगे तो सूर्य की किरणों को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, यानी एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इधर बढ़ेगा 4 मिनट, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे पश्चिम की ओर तो टाइम कम होगा। सेम कंडीशन यहाँ की बात करें, 0 डिग्री के जस्ट पीछे कौन सी रेखा है, 180 डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर मैं समय की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे तो सेम विपरीत काम होगा, क्योंकि इसके जस्ट विपरीत है। तो पूर्वी ओर जाएंगे तो माइनस होगा और पश्चिमी ओर जाएंगे तो प्लस होगा। लेकिन इस बात को हम ध्यान नहीं रखेंगे, समय का निर्धारण किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ध्यान में रखकर समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये विश्व की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा कौन है, 0। इस बात को ध्यान में रखकर करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे, ये विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये मानक समय रेखा है। बात समझ पा रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे कैसे, देखिए आप एक बात आप ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए 0 डिग्री है, ये कोई ज़रूरी नहीं आप 0 डिग्री आए ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है, देखिए आप 0 डिग्री देशांतर रेखा ये, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यहाँ सुबह के मान लो कि 7 बजे हुए हैं,
या सुबह के 7 बजे हुए हैं। अब आप ध्यान रखेंगे, जीरो के इधर भी पूछ सकता है और जीरो के इधर भी पूछ सकता है, किधर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं जीरो आए भी, बिना जीरो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये 2 क्वेश्चन, इनमें जीरो का नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे जीरो को बेस बनाकर अगर जीरो पर 7 बज रहे हैं, देखिए आप जीरो पर 7 बज रहे हैं, आप क्वेश्चन किधर भी पूछे, मैं क्वेश्चन यहाँ पूछूँ आपको, देखिए आप ये है, माना कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ का समय आपको बताना है, यहाँ का समय क्या होगा। अब आप देखिए, आप 0 डिग्री पर 7 बज रहे हैं और समय पूछा है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो आप बताएंगे सर जीरो से इधर जाएंगे तो प्लस होगा और इधर जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। तो जीरो से इधर जा रहे हैं, कितना डिग्री जा रहे हैं, 30 डिग्री जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री अगर जा रहे हैं तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, तो 4 मिनट से गुणा कर देंगे 30 को, टोटल कितने मिनट लगेंगे, 4, 120 मिनट। और 120 मिनट में हम 60 का भाग दे देंगे तो कितने घंटे आ गए, 2 घंटे। अब 2 घंटे बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ 7 बज रहे हैं तो यहाँ 2 घंटे बढ़ेंगे, तो इस रेखा पर कितने बजेंगे, तो अक्स जो मैंने लिखा है कि अक्स का मान ज्ञात करो, तो आप बताएंगे सर 7 से 2 घंटे बढ़ जाएंगे तो कितने बजेंगे, 9 बजेंगे, यानी 9 बजेंगे। अगर यही लाइन इधर होती तो 2 घंटे कम होते, यानी 7 में से 2 कम कर देते तो कितने बजाते, 5 बज जाते। बात समझ पा रहे हैं, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट लगती हैं। आप उन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और आगे चलते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन यूं करेंगे तो अब आप ध्यान दें, ये 2 क्वेश्चन करने हैं, देखिए 2 क्वेश्चन करने। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सुबह के कितने बज रहे हैं, 8 बजे, सुबह के 8 बज रहे हैं, यानी AM, सुबह के 8 बजे हुए, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितने बजेंगे, दोनों डिग्री पूरी, दोनों कौन सी है, पूर्वी देशांतर रेखा है। मैंने अभी बात की थी, चाहे 0 डिग्री आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट 0 डिग्री को लेकर चल करना है। देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, देशांतर रेखा है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर जाएंगे तो पूर्वी जाएंगे तो प्लस, और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस। ये दोनों पूर्वी की बात कर रहे हैं, यानी एक 30 की बात कर रहा है और एक 60 की बात कर रहा है। ये बोल रहा है 30 डिग्री पर 8 बजे हुए हैं और 60 डिग्री पर कितने बजेंगे। तो आप बताएंगे सर 30 डिग्री से 60 डिग्री पे जाना है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री पे जा रहे हैं तो भी पूर्वी जा रहे हैं। अगर 60 से 30 की ओर आते तो समय कम होता, क्योंकि 60 से 30 को आने का मतलब पश्चिम की ओर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 30 से 60 की ओर जा रहे हैं, यानी हम तो फिर भी पूर्वी की ओर जा रहे हैं, तो समय बढ़ेगा। अगर 60 से इधर आता तो कम होता। तो आप बोलोगे सर 30 से 60 जा रहे हैं तो उसमें 30 डिग्री पार कर रहे हैं, इन दो 30 डिग्री पार कर रहे हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री जा रहे हैं, इसका मतलब 30 डिग्री पार कर रहे हैं। और 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगती है सर। मैंने बोला 4 मिनट लगती है तो कितनी होगी, 120 मिनट होगी, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे बढ़ेंगे या कम होंगे, या आप खुद बताओगे, तो 2 घंटे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूर्वी ओर जा रहे हैं। तो अब बताइए, यहाँ 8 बजे हुए तो यहाँ कितने बजेंगे, 8 + 2 यानी कितने बजेंगे, 10 बजेंगे। अगर यही 8 60 डिग्री पर बजते और 30 डिग्री का पूछता तो हम पीछे आ रहे हैं तो हम 2 घंटे कम कर देते, तो 8 - 2 = 6 घंटे, 6 बज जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप 0 को ध्यान में रख के करना, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ देखिए, मैं फिर वापस 0 की बात करूँगा। देखिए आप, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ऐसे नहीं सर 2 का अंतर कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल सही है, दोनों का अंतर करके 4 से गुणा कर देंगे, फिर 60 का भाग देंगे तो वहाँ घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सुबह के 11 बजे हैं, सुबह के 11 बजे, ये कहाँ बज रहे हैं, 15 पर। ये देखिए आप, इस 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 11 बज रहे हैं, वो भी कब के, सुबह के,
और पूछा कहाँ का है 45 डिग्री, और 45 कौन सा, पश्चिमी। तो पश्चिमी जीरो की इधर आएगी पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम पूछ रहे हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पूछा है 45 डिग्री पर क्या समय होगा, 45 डिग्री पर क्या समय होगा। तो आप बताएंगे सर 15 से 45 पे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दोनों का अंतर कर लिया, 15 और 45 का अंतर 30 हो गया, 30 को 4 से गुणा कर दिया 120 आ गया, 2 घंटे हो गए सर, 2 घंटे कम कर देंगे कहाँ से, 11 बजे में। ऐसा कुछ भी नहीं, आप ध्यान से समझे एक बार आप। तो देखिए जीरो की इधर कितनी रेखा है 15, और जीरो की इधर कितनी है 45। तो 15 से 45 आ रहे हैं, तो 15 रेखा तो ये पार करनी पड़ेगी, 45 ये पार करनी, टोटल कितनी पार करनी पड़ रही है 60। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 60 का। तो 60 डिग्री आप पार कर रहे हैं, और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो कितने हो गए 6 चौक 24, 240 मिनट हो गई। और 240 मिनट में अगर मैं 60 का भाग दूंगा तो यहाँ घंटे कितने आएंगे, 4 घंटे आएंगे। कितने घंटे आएंगे 4 घंटे। कितने घंटे आएंगे 4 घंटे। अब 4 घंटे मुझे कम करने बढ़ाने हैं। अगर मैं 45 से उधर जाता तो बढ़ाता, लेकिन मुझे क्या करना है कम करना है। तो 11 में से मैं 4 कम कर देता हूँ, तो 11 बजे से 4 घंटे उसमें कम कर देंगे। तो आप बताइए 11 में से 4 कम करेंगे तो कितने आएंगे 7, या वहाँ कितने बजेंगे 7 बजेंगे। बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। ऐसे समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर बात करें, देखिए आप इसके बाद में थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखें। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, देखिए मैं 2 क्वेश्चनों की अगर बात करूँगा आपके सामने, ठीक है, 2 क्वेश्चनों की मैं बात करूँगा, ठीक है। अब देखिए आप और क्वेश्चनों की बात करूँगा। देखिए आप देखिए एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, निम्न में से राजस्थान की स्थिति से संबंध में कौन सा कथन गलत है। हमने अक्षांश और देशांतर स्थिति पढ़ ली। मैं अब अक्षांश और देशांतर पर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। और मैं 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए पहला ऑप्शन ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पूर्वी, सी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण पश्चिम। राजस्थान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से कौन सा कथन गलत है। अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की स्थिति से ध्यान रखेंगे, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, सी गलत है। अब आप बोलोगे सर सी गलत कैसे है, क्योंकि राजस्थान, देखिए उत्तर पश्चिम की अगर बात करूं तो उत्तर पश्चिम भारत, देखिए आप भारत में, ये भारत है, भारत में राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तर पश्चिम है, इसका मतलब ऑप्शन सही है। यानी भारत के संदर्भ में ये ऑप्शन सही है। सर ये ऑप्शन सही कैसे है, देखिए अब ये ग्लोब है, और ग्लोब में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्व। तो इसका मतलब राजस्थान ग्लोब से संबंधित ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ग्लोब में देखें तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। राजस्थान ग्लोब में कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्वी में। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में। दोनों ऑप्शन सही है। सर ये सही कैसे है, देखिए ये सही है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में राजस्थान का है दक्षिण पश्चिम में है। भारत एशिया में का है दक्षिण में, और फिर राजस्थान तो भारत के कहाँ है, पश्चिम में है। तो इसका मतलब दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो एशिया के संदर्भ में ये ऑप्शन सही है, ये भारत के संदर्भ में सही है, ये एशिया के संदर्भ में सही है,
ठीक है, और ये गलोप के संबंध में सही है, लेकिन ये कथन किसी के संदर्भ में नहीं है, इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा, सी। कौन सा कथन गलत है। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में स्थिति संबंधित में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और मैं अगर बात करूं, अगर मैं और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे, चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, राजस्थान के विस्तार से संबंधित कौन सा कथन सही है। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए आप, राजस्थान के विस्तार से संबंधित 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से 1 डिग्री के बराबर, ठीक है, 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री से 1 डिग्री के बराबर, और चौथा मेरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो राजस्थान के विस्तार को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर राजस्थान के विस्तार की अगर बात की थी हमने पिछली क्लासों में, तो सर राजस्थान के विस्तार की बात जब की थी तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात हमने की थी। विस्तार वाले पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में हमने यही चीज़ बात की थी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 है, और राजस्थान की चौड़ाई कितनी, 869 किलोमीटर है। तो राजस्थान की विस्तार के संबंध में डिग्री से संबंधित पूछा है। तो आप बताइए सर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है, 43 किलोमीटर है। जबकि सर 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, और वैसे 1 डिग्री बराबर मिनटों में बात करें तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितनी होती है, 60 मिनट होती है। लेकिन डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री को दूसरी डिग्री में पार, यानी अक्षांशों की बात की थी मैंने, देखिए देशांतर, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो आप देखिए 43 किलोमीटर जबकि 111 किलोमीटर होती है, तो आप बताएंगे कि सर 1 डिग्री से क्या है, कम है, क्या है, 1 डिग्री से कम है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हमने अक्षांश और देशांतर के किए, ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम राजस्थान की परिचय का अगला पॉइंट देखते हैं। 5 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं, तो अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, 6वें पॉइंट की ओर चलते हैं। तो राजस्थान की वर्तमान स्वरूप की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अब राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो आपको पता है कि राजस्थान जो वर्तमान स्थिति में है, इससे पहले ऐसे नहीं था। राजस्थान में जो जिले हैं वो पहले रियासत और रजवाड़ों में विभाजित थे। राजस्थान यानी एकीकरण से पहले की अगर मैं बात करूं, एकीकरण से पहले और राजस्थान अलग अलग रियासत और रजवाड़े और रियासतों में विभाजित था। रियासत और रजवाड़ों में विभाजित था। और एकीकरण के बाद में इन रियासत और रजवाड़ों को क्या कर दिया, जिलों का रूप दे दिया गया। रियासत और रजवाड़ों को जिलों का रूप दे दिया गया, ठीक है। एकीकरण में इनको रियासत और रजवाड़ों को क्या कर दिया, जिलों का रूप दे दिया गया। तो राजस्थान आपके सामने वर्तमान में कैसे स्वरूप में आया, तो आप देख लीजिए राजस्थान कैसे वर्तमान में स्वरूप सामने आया, ठीक है। तो आप देखिए एकीकरण की अगर मैं बात करूं, एकीकरण के अंतिम चरण, एकीकरण कितने चरणों में, 7 चरणों में,
ठीक है। 1948 में स्टार्ट हुआ, 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ, 1 नवंबर 1956 तक टोटल 7 चरण हुए और सभी चरणों में जिलों को, रियासतों और रजवाड़ों को क्या कर दिया, जिलों का रूप दिया गया, जोड़ते गए आगे। हम राजस्थान के एकीकरण में इनकी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो एकीकरण के अंतिम चरण की मैं अगर बात करूँ, अंतिम चरण यानी 7वें चरण की बात करूँ मैं, 1 नवंबर 1956 की बात करूँ, 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में कुल 26 जिले बन गए थे, 26 जिले बन गए थे। राजस्थान में एकीकरण के अंतिम चरण तक टोटल 26 जिले बन गए थे, ठीक है। फिर आगे वाले जिले कब बने? 26 जिले तो एकीकरण में बने, आगे वाले जिले कब बने? और सभी जिलों को 33, वर्तमान में टोटल जिले कितने? 33, और 33 जिले, यही क्या है राजस्थान के वर्तमान स्वरूप है। तो आप देखिए सर बने कैसे, देखिए आप 26वें की बात करूं मैं, जो 26वां जिला बना वो कौन बना? अजमेर बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, जयपुर से अलग हुआ ये, जयपुर से अलग हुआ। और किसके समय बना? मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया के समय बना, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। 26वां जिला, और एकीकरण में 26 जिले बन गए थे, ठीक है। लास्ट चरण यही था। 27वां जिले की अगर मैं बात करूं, 27वां जिला वो बना धौलपुर। 27वां जिला बना धौलपुर। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को बना, ठीक है। 15 अप्रैल 1982 को बना धौलपुर। और धौलपुर किससे अलग हुआ? भरतपुर से, भरतपुर से अलग, भरतपुर से अलग हुआ। और ये शिवचरण माथुर के समय बना था। मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर थे, ठीक है। फिर 28, 29, 30 एक साथ बने। 28वां जिला, 29वां और 30वां जिला एक साथ बने। 12 दौसा राजसमंद, 12 राजसमंद, ये तीनों एक साथ बने 10 अप्रैल 1991 को बने, ठीक है। लेकिन ये अलग किससे हुआ देख लीजिए आप, अलग किससे हुए। तो 12 की अगर मैं बात करूं, 12 किससे अलग हुआ? 12 अलग हुआ कोटा से, ठीक है। दौसा अलग किससे हुआ? जयपुर से, जयपुर से। और राजसमंद अलग किससे हुआ? उदयपुर से। ये इनसे अलग हुए और फिर बने किसके समय? ये बने किसके समय? तो इन तीनों का एक ही बात है, ठीक है। किस मुख्यमंत्री के समय बने? तो ये भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत के समय, भैरू सिंह शेखावत के समय बने थे। तो टोटल कितने हो गए? अब आप देख लीजिए 30 हो गए। 31 की अगर मैं बात करूं, 31वां, अगर 31वें जिले की मैं बात करूं तो वो कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना, हनुमानगढ़। 31वें जिले की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा बना? हनुमानगढ़ जिला बना, ठीक है। और हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 को बना और ये श्री गंगानगर से अलग हुआ, गंगानगर से अलग हुआ, श्री गंगानगर से ये अलग हुआ, अलग हुआ। ये किसके समय बना? ये भी भैरू सिंह शेखावत के समय, ये भी कब बना? भैरू सिंह शेखावत के समय। फिर बात करें 32वें जिले की, बात करें 32वां जिला कब बना? तो आप ध्यान रखेंगे 32वां जिला बना करौली, 32वां जिला बना करौली। 19 जुलाई 1997 को बना और ये करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ, सवाई माधोपुर
सवाई माधोपुर से अलग हुआ, ये सवाई माधोपुर से अलग हुआ और ये भी किसके समय बना, भैरू सिंह शेखावत के समय ही बना। बात समझ पा रहे हो। तो टोटल कितने जिले हो गए, तो टोटल जिलों की बात करें तो कितने हो गए, 32। अब बात करें 33वें जिले की बात करें, नवीन जिला जो बना है वो प्रतापगढ़, 33वां जिला, 33वां जिले की अगर मैं बात करूं तो कौन सा बना, प्रतापगढ़ की बात करें, ठीक है, प्रतापगढ़ बना। और ये प्रतापगढ़ जो बना वो कब बना, ये बात ध्यान रखेंगे, ये 26 जनवरी 2008 को बना। कब बना, 26 जनवरी 2008 को बना। कौन, प्रतापगढ़, ये राजस्थान का 33वां जिला बना। फिर 4 जून 2005 को बना था, राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर बना था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किससे अलग हुआ था, ये अलग की अगर मैं बात करूं तो ये 3 जिलों से अलग हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो ये उदयपुर से अलग हुआ, ये राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया प्रश्न, उदयपुर से इसमें एक तहसील लेगी, उसका नाम है धारियावाद जो तहसील ली गई वो उदयपुर से ली गई है, ठीक है। और बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं, बांसवाड़ा से पीपलखूंट, बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील ली गई। और ध्यान रखेंगे चित्तौड़ की अगर मैं बात करूं, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं, इन 3 जिलों से बना है, डूंगरपुर नहीं है, ध्यान रखना, आप डूंगरपुर के पास में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, चित्तौड़ जिले की बात करें तो चित्तौड़ जिले से प्रताप तहसील लेगी, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी लेगी, छोटी सादड़ी, ठीक है, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनौत, ये 3 तहसील ली गई कहाँ से, चित्तौड़ से। तो टोटल कितनी होगी, 3 यहाँ से ले गई, एक बांसवाड़ा से, एक उदयपुर से, टोटल कितनी होगी, 5 तहसील है किसमें, प्रतापगढ़ जिले में। और ये प्रतापगढ़ जिला किसके समय बना था, तो ये ध्यान रखिए आप, ये वसुंधरा राज्य के समय बना, वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय बना था। मुख्यमंत्री कौन था, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, ठीक है। तो 33 जिले आप ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, तो ये परमेश चंद्र, देखिए आप, परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था, ये ध्यान रखेंगे। और प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य भी कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। करमोई नदी का उद्गम होता है, लव और कुश यहाँ झरने हैं, ठीक है। और उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। तो वो कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को देवलिया के नाम से भी जाना जाता है, देवलिया, और कांठल के नाम से भी जाना जाता है, कांठल के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतापगढ़ में ही है कांठल का ताजमहल, और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। जबकि राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा जोधपुर में स्थित है, ठीक है। हाड़ौती का ताजमहल की अगर मैं बात करूँ तो अमलीमणि का महल कोटा में स्थित है, वो हाड़ौती का ताजमहल है, अमलीमणि का महल कोटा। और राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा जोधपुर। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान के दक्षिणी भाग की बात करूँ मैं, ठीक है, तो कांठल की ताजमहल की मैं बात करूँ तो कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह स्थित है, ठीक है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है। और कांठल के नाम से किसको जानते हैं, प्रतापगढ़ को। देवलिया के नाम से भी किसको जानते हैं, प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ का सर्वप्रथम इतिहास की मैं बात करूँ तो सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाले पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। प्रतापगढ़ का क्रमबंध सबसे पहले इतिहास लिखने वाले कौन थे, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, ठीक है। और प्रतापगढ़ राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला।
प्रतापगढ़ राजस्थान में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला मतलब कांच पर मीनारकारी, कांच के गिलास पे या किसी भी कांच की वस्तु पर सोने की मीनाकारी, ठीक है, वो क्या है, थेवा कला है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है कौन, प्रतापगढ़। प्रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर सीता माता के लिए प्रसिद्ध है, देवलिया और कांठल के नाम से जानते हैं। माही नदी छप्पन की मैदान का निर्माण बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ही करती है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है जाखम बांध, जाखम नदी पर, वो भी कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। बात समझ पा रहे हो आप? तो प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, 33वां जिला, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। और प्रतापगढ़ में कितनी तहसीलें हैं, तो आप 5 ध्यान रखेंगे। कौन कौन से जिलों से ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इतने कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ ले, देखिए आप थोड़े से आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर मैं आरजे की बात करूँ, परिवहन के जो कोड दिए जाते हैं, और आरजे की अगर मैं बात करूँ, तो आरजे इसके कितने, आरजे 1 है, इसका आरजे 1 है, इसका आरजे कितना है, 11 है, ठीक है। इसका आरजे 28 ही है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि 28 29 30 और 31 लगातार आरजे है। देखिए आप, इसका आरजे 28, इसका आरजे 29, 30 वाले का 30 और 31 वाले का 31, 28 29 30 31, इनका आरजे यही है। अब देखिए आप 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34, इसका आरजे 34 है। और 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35, तो इसका आरजे कितना है, 35 है। ये बात है। और आरजे की हम आगे बात करें, पूरे राजस्थान में टोटल आरजे कितने, 52 है, ठीक है। ये बात तो ठीक है। अजमेर का कितना है, 1 है। 1 देखिए 1 11 28 29 30 31, फिर 2 जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे 34, 2 इसमें जोड़ेंगे 35, ठीक है। तो ये राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आपके सामने आया। राजस्थान में टोटल 33 जिले कैसे आए हैं, और जबकि पहले ये जिले नहीं थे, एकीकरण से पहले ये क्या थे, रियासत और रजवाड़ों में विभाजित था, ठीक है। और एकीकरण के अंतिम चरण तक टोटल कितने जिले दिए गए, 26 जिले बन गए थे। और 26वां जिला कौन सा था, अजमेर, ठीक है। और इनमें आप मुख्यमंत्री ये ध्यान रखेंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगले, ये राजस्थान के परिचय का 6 पॉइंट हो गए। अगले 7वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। देखिए राजस्थान में पहली बात तो ये संभागीय व्यवस्था स्टार्ट कब हुई, देखिए आप राजस्थान में प्रारंभ कब हुई, तो प्रारंभ की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई या प्रारंभ कब हुई, तो 30 मार्च 1949, यानी एकीकरण के चौथे चरण में। एकीकरण के चौथे चरण में लगभग रियासतों का एकीकरण हो चुका था 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाते हैं, ठीक है। और यहीं से संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है, ठीक है। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जब एकीकरण पूरा हुआ, देखिए आप एकीकरण से पहले एक बात ध्यान रखिए, जब ये 30 मार्च चौथे चरण की मैं बात कर रहा हूँ, 30 मार्च को ये प्रारंभ हुई। जब ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, तब कितने संभाग बना दिए गए थे यहाँ, तो 5 संभाग बना दिए गए थे। प्रारंभ में कितने संभाग बना दिए थे, 5 संभाग, ठीक है। 5 संभाग बना दिए थे। कौन कौन सी संभाग बना दिए थे, तो बीकानेर बना दिया गया था, चौथे चरण तक बीकानेर बना दिया गया था, जोधपुर बना दिया था, उदयपुर बना दिया था, कोटा संभाग बन गया था, ठीक है। और एक जयपुर संभाग बन गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जयपुर संभाग बन गया था। तो एकीकरण में कितने संभाग बन गए थे, 5 संभाग बन गए थे, ठीक है। यानी एकीकरण के चौथे चरण तक कितने बन गए थे, 5 संभाग बन चुके थे। लेकिन बाद में हुआ क्या, हुआ ये कि 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया ही है, ठीक है। फिर हुआ क्या, 5 तो पहले बन गए थे,
5 तो एकीकरण में बन गए थे, फिर मोहनलाल सुखाड़े ने संभागीय व्यवस्था को ही बंद कर दिया, तो टोटल 5 ही थे। फिर हुआ क्या, 1987 में 1987 में आते हैं 1987 में आते हैं हरिदेव जोशी, मुख्यमंत्री आते हैं हरिदेव जोशी आते हैं। हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया, वापस प्रारंभ किया। वापस क्या शुरू किया। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी 1987 में। और जैसे हरिदेव जोशी संभागीय व्यवस्था को शुरू करते हैं तो राजस्थान का छठवां संभाग बनाते हैं। इन्हीं के समय राजस्थान का छठवां संभाग 1987 में बनता है। और 1987 में किसको संभाग बनाते हैं, अजमेर को संभाग बनाते हैं। किसको बनाते हैं, अजमेर को संभाग बनाते हैं। राजस्थान का छठवां संभाग हरिदेव जोशी के समय बना अजमेर। और ये अजमेर संभाग किससे अलग हुआ, जयपुर से अलग हुआ, जयपुर संभाग से अलग हुआ। ठीक है, जयपुर संभाग से अलग किसको बना दिया है, अजमेर संभाग को हरिदेव जोशी में। तो 1987 तक राजस्थान में टोटल कितने संभाग बन गए थे, तो आप देख लीजिए कितने बन गए थे, 6 संभाग बन गए थे। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या, देखिए आप, इसके बाद में क्या हुआ, टोटल 6 संभाग बन गए। अब बाद में होता क्या है, देखिए आप, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया। राजस्थान का 7वां संभाग बनाया किसको, भरतपुर को। राजस्थान का 7वां संभाग किसको बना दिया, भरतपुर को बना दिया। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, 7। 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना वसुंधरा राजे के समय। 6वां संभाग बना हरिदेव जोशी के समय 1987 में। इससे पहले एकीकरण में टोटल कितने थे, 5 थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अजमेर अलग हुआ था जयपुर संभाग से, और हमारा जो भरतपुर बना वो 2 संभागों से बनाया गया। ठीक है, तो 2 संभागों से किस किस संभाग से बनाया गया है, देखिए भरतपुर की मैं अगर बात करूँ, भरतपुर में टोटल कितने जिले हैं, 4 हैं। 4 है। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। एक तो भरतपुर जिला है, एक धौलपुर जिला है, एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। 4 जिले, भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, और 4 जिलों को 2 संभागों से लिया गया है। आप ध्यान रखेंगे, धौलपुर और भरतपुर की अगर मैं बात करूं, ये जयपुर संभाग से लिए गए, और करौली और सवाई माधोपुर की मैं बात करूं तो ये कोटा संभाग से लिए गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोटा संभाग से ये 2 जिले और इसे ये, तो इसमें 2 संभागों से मिलाकर क्या बनाया गया, भरतपुर संभाग बनाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में टोटल कितने संभाग हो गए, टोटल संभागों की बात करें तो 7 संभाग हो गए। ठीक है, कब कर 6वां ध्यान रखना और 7वां संभाग ध्यान रखना, बाकी 5 संभाग तो कब बन गए थे, एकीकरण में ही बन गए थे। तो हरिदेव जोशी ने बनाया और एक वसुंधरा राजे ने बनाया। और कब स्टार्ट हुई, 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई थी। एकीकरण के 4थे चरण में तक बन गए थे 5। बात समझ पा रहे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इनकी एक एक संभागों की और देखते हैं, और संभागों से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। तो देखिए आप बने रहिए, देखिए ये देखिए आप अब मैं बात करता हूँ एक एक संभागों की मैं बात करता हूँ। देखिए आप, एक एक संभागों की मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर संभाग में टोटल कितने जिले हैं, 6 जिले। कितने जिले, 6 जिले। सर जोधपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए जोधपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हैं। एक तो जैसलमेर, एक तो जोधपुर खुद आ गया। ठीक, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर,
सिरोही, सिरोही जोधपुर संभाग में, नक्की झील जोधपुर संभाग में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये पाली, ये देखिए आप, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। और आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखें तो रेड क्लिफ रेखा से सबसे ज़्यादा सीमा भी जोधपुर संभाग ही लगाता है। रेड क्लिफ रेखा से 2 संभाग लगाते हैं, ऊपर वाले 4 जिले बीकानेर संभाग के, ऊपर वाले बीकानेर के नीचे जोधपुर है, तो जोधपुर क्या ज़्यादा सीमा लगाता है, किससे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। रेड क्लिफ रेखा से सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। जिले कितने इसमें, 6, बात समझ पा रहे हो, 6 जिले इसमें, ठीक है। तो आप देखिए, आप अब हम आगे बात करते हैं इन 6 जिलों की। अगर बात करें तो अब जोधपुर संभाग की बात करें, टोटल जिले कितने, 6, ठीक है। अब जोधपुर में कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जोधपुर में प्रश्न क्या आता है। देखिए सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग है, और आप इस बात को ध्यान रखेंगे इनकी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। टोटल संभाग कितने हैं, 7। देखिए मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। देखिए आप, टोटल संभाग कितने हैं, 7 हैं। कुल संभाग कितने हैं, 7 है। अब 7 संभाग में आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे मैं बता दूं आपको, जोधपुर, ठीक है, और बीकानेर ले लो आप, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर, ये 7 संभाग। इनका एक तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 7 संभाग है। इन 7 संभाग से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं कि एक तो आपको ध्यान क्या रखना है, जनसंख्या के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, राजस्थान के संभागों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम या अवरोही क्रम, जनसंख्या की दृष्टि से आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे बड़ा कौन सा, तीसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो आप परमानेंट कैसे याद करेंगे, देखिए आप, मैं आपको एक कोड देता हूँ, ठीक है, इस कोड के हिसाब से चलेंगे हम। देखिए 21 कोड इसके, ठीक है, ये 52 है, इसके 15 है, ठीक है, अजमेर के 43 है, इसके 34 है, इसके 76 है और इसके 67 है। बात समझ पा रहे हैं सर, ये कैसे हुआ है ऐसे। देखिए आप, कोड का मतलब क्या है कि आप इसका पहला डिजिट आपको ध्यान रखें, ठीक है, इसका पहला डिजिट आप ध्यान रखेंगे, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, और इसका दूसरा डिजिट अगर देखें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसका काम कर रहा है। देखिए आप, ये किसका काम कर रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्षेत्रफल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्षेत्रफल का काम कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं, ये क्षेत्रफल का काम कर रहा है। तो आप इन कोडों के हिसाब से चलेंगे। देखिए आप, ये कोड है, अब इन कोड में देखकर आप बता देंगे कि जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो कौन सा आएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए आप 2, ये बीकानेर है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा संभाग कौन सा है, ये उदयपुर है। देखिए आप, 43 के उल्टे क्या होते हैं, 34 होते हैं, और 76 के उल्टे क्या होते हैं, 67 होता है। डिजिट को चेंज करके देखो आप, 43 को उल्टा करो आप, देखो 34 और 76 को उल्टा करो 67। तो ये तो वैसे याद हो गए, ठीक है, ये 3 4 ही तो याद करना है। समझ पा रहे हो आप, तो ऐसे करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, छोटा संभाग का मतलब 7वें स्थान पर कौन सा है, तो भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, तो 1 नंबर किसका है, 1 नंबर जोधपुर का है, तो 1 नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला स्थान जो क्षेत्रफल में पहला स्थान इसका है, दूसरा स्थान इसका है, तीसरा स्थान अजमेर का है, चौथा स्थान किसका है, उदयपुर का है, ठीक है, और 5वां स्थान किसका है, जयपुर का है, और 6वां स्थान किसका है, इसका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जयपुर और उदयपुर, देखिए मैं एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है, जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग, ये दोनों, देखिए आप इन दोनों को ध्यान रखना है। देखिए दोनों का क्षेत्रफल लगभग समान है, 36,000, ठीक है, इसके 36,000 और आगे बात करो, इसका 36,915 है,
इसका 36,600 सॉरी 942 है और इसका 15 है। ठीक है नहीं, लगभग इनकी बात मत करो आप, ठीक है, बात इनकी करो। 36,000 दोनों का सेम। ऐसा कौन सा संभाग है, ऐसे कौन से संभाग है उनका लगभग क्षेत्रफल समान है? तो ये उदयपुर संभाग और जयपुर संभाग 36,615 और 36,942 है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन कोड से आपको 14 बातें याद होगी, 7 तो जनसंख्या के हिसाब से और 7 ही क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने। अब आपको ध्यान क्या रखना है, बीकानेर संभाग की मैं बात करूं कि बीकानेर संभाग से क्वेश्चन कैसे आते। जिले कितने बीकानेर संभाग के? तो जिले कितने? 6 जिले बीकानेर संभाग में। सॉरी, जोधपुर संभाग की बात करूं तो जोधपुर संभाग में आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो जोधपुर संभाग में हुई है। ये न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग यही है। और रेड क्लिफ रेखा से सीमा बनाने में सर्वाधिक सीमा यही लगाता है। रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है? तो वो जोधपुर संभाग ही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार भी किसमें है? जोधपुर संभाग में ही है। मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है, मरुस्थल का विस्तार भी सर्वाधिक जोधपुर में ही है। इतनी बात आपको जोधपुर संभाग में ध्यान रखना है। ठीक है, और जोधपुर संभाग के कोड कितने? तो कोड कितने? 21 है। जनसंख्या के हिसाब से 2, क्षेत्रफल के हिसाब से 1 नंबर। ठीक है, अब बीकानेर संभाग की बात करूँ तो बीकानेर संभाग के कोड कितने? 52 है। बीकानेर संभाग के कोड कितने? 52 है, यानी जनसंख्या में 5 और क्षेत्रफल में 2 दूसरा स्थान है, यानी दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। ठीक है, एक तो इसमें ध्यान रखना है न्यूनतम नदियों वाला संभाग। एक ध्यान रखना है अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात इसी संभाग का है। ठीक है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग है। ठीक है, और ध्यान रखना रेड क्लिफ रेखा से सीमा कम बनाता है। रेड क्लिफ रेखा से कम सीमा यही बनाता है, लेकिन ध्यान रखना रेड क्लिफ रेखा पर टोटल कितने संभाग है? 2 संभाग है। उन दोनों संभागों में से रेड क्लिफ रेखा पर कौन से संभाग का मुख्यालय स्थित है? तो बीकानेर संभाग का मुख्यालय स्थित है। रेड क्लिफ रेखा पर मुख्यालय, रेड क्लिफ रेखा पर मुख्यालय इसी संभाग का है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल जिलों की अगर मैं बात करूं तो कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। टोटल जिलों की मैं बात करूं तो 4 जिले हैं, और 4 कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू है। ठीक है, 4 कौन कौन से? देखिए आप 4, ये देखिए आप 4, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ठीक है, ये 4 किसके हैं? बीकानेर संभाग के। ठीक है, तो 2 संभाग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके 2 के, बीकानेर और जोधपुर संभाग। फिर आगे बात करते हैं जयपुर संभाग की। एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है,
सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें कितने जिले, 5 जिले हैं, ये जयपुर संभाग है, ठीक है। और ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान रखना है, जयपुर में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और कोटा 5 जिले कौन कौन से वो देख लीजिए आप। 5 जिलों की मैं बात करूँ तो कौन कौन से, देखिए आप, ये देखिए आप, ये 5 जिले कौन कौन से हैं। जयपुर, ठीक है, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये 5 है, ठीक है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये ध्यान रखेंगे, 5 इस संभाग में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे की बात करें, देखिए आगे कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं, कोटा संभाग की बात करते हैं। कोटा संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, ठीक है। 4 जिले कौन कौन से हैं, बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़, यानी इन चारों जिला को मिलाकर क्या बोलते हैं, हाड़ौती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाड़ौती, हाड़ौती संभाग, ठीक है। हाड़ौती में जो संभाग आता है वो कौन सा है, कोटा संभाग है। सर्वाधिक, देखिए आप, सर्वाधिक नदियां बहती हैं। एक तो इसमें क्या है, सर्वाधिक नदियां बहती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती हैं, तब चित्तौड़गढ़ जिला आएगा। लेकिन ये संभाग पूछे तो कौन सा आएगा, कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है, लेकिन जिला पूछे तो चित्तौड़, ठीक। और जिले कितने, 4 है कोटा संभाग, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, और सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता इसी की है, ठीक है। इतनी बात आप कोटा संभाग में ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अजमेर संभाग की बात करूं, इसमें जिले कितने हैं, 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं सर, नागौर है, टोंक है, भीलवाड़ा है और एक अजमेर खुद है, ठीक है। ये 4 जिले किस में आते हैं, अजमेर संभाग में आते हैं। अजमेर संभाग में ध्यान रखना है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा, यही है। इसकी आकृति कैसी है, J&K, जम्मू कश्मीर के समान आकृति वाला संभाग कौन सा है, यही है। मध्यवर्ती संभाग भी यही है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा भी यही लगाता है, क्योंकि भीलवाड़ा ही लगता है कि वो अंतर्राज्यीय सीमा पर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राज्यीय, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय कौन लगाता है, बीकानेर। न्यूनतम अंतर्राज्यीय पूछे तो ये राज्यों से लगाता है, वो राष्ट्र से लगाता है, ठीक है, पाकिस्तान से लगाता है। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है उदयपुर, न्यूनतम अंतर्राज्यीय ये। तो अंतर्राज्यीय में 2 संभाग याद रखने, अंतर्राष्ट्रीय में 2 ध्यान रखने हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना है। इसमें जिले कितने हैं, 4। इसके बाद में अगर मैं कोड की अगर थोड़ी सी बात कर लूँ, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जयपुर के कोड कितने हैं, तो मैंने बताए थे 15, ठीक है। कोटा के कोड कितने हैं, तो 76 बताए थे। और अजमेर के कोड कितने हैं, 43। तो इन कोडों के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे आते हैं। देखिए जनसंख्या में ये 4 नंबर पे, क्षेत्रफल में 3 नंबर पे, आज समझ पा रहे हैं। ये जनसंख्या में 7 नंबर पे और ये क्षेत्रफल में 6 नंबर पे। दूसरा सबसे छोटा संभाग यही है, बीकानेर, सॉरी कोटा। अब मैं बात करूँ इनकी, देखिए आप, उदयपुर संभाग की मैं बात करूँ तो उदयपुर संभाग के कोड कितने हैं, तो अजमेर के उल्टे करेंगे, अजमेर 43, तो यहाँ कितने आएंगे, 34, ठीक है। एक तो इसमें ध्यान रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक नदियों का उद्गम,
देखिए कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, लेकिन यहाँ उद्गम होता है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अगर जिला पूछे तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है? उदयपुर ही है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होने वाला संभाग भी उदयपुर ही है। सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में बहती है? कोटा में। सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में बहती है? चित्तौड़ में। ठीक, तो 2 जिले और 2 संभाग। न्यूनतम लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा यही लगाता है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा यही लगाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भी इसी में और अनुपात भी इसी में। सर्वाधिक अनुपात भी इसी में और प्रतिशत भी सर्वाधिक इसी संभाग में है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात करूँ मैं। ठीक है, आदिवासियों का संभाग भी कहते हैं इसे। ठीक है, सर्वाधिक आदिवासी इसी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अनुसूचित जाति की बात करें तो प्रतिशत अनुपात का है बीकानेर में, और अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछे तो वो जयपुर में है। अनुसूचित जाति का, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अनुसूचित जनजाति है। एक तो प्रतिशत और एक अनुपात, ये 2 चीज़ दोनों इसी में, और वहाँ दोनों चीज़ एक तो बीकानेर में और एक जयपुर में है। ठीक है, अगर भरतपुर की कोड की बात करूँ तो मैं कोटा के कोड उल्टे कर देंगे तो 7, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। सबसे छोटा संभाग यही है, तो आप बोलोगे छोटा संभाग क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग यही है, और राजस्थान का सबसे नवीन संभाग भी यही है। राजस्थान का सबसे नवीन संभाग भी यही है। ठीक है, कितने जिले आते हैं इसमें? इसमें जिले आते हैं 4, जो मैंने पहले बता दिया है। इसमें कितने जिले आते हैं? 4, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। 4 कौन से जिले आते हैं? इसमें टोटल जिले कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, कितने जिले आते हैं? 6, और वो 6 जिले कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए आप। उसमें एक तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6। इतनी बात आपको ध्यान रखनी किसमें? उदयपुर संभाग में, और ये बात ध्यान रखनी भरतपुर संभाग में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम संभाग भी यही है, क्योंकि इसमें राजस्थान का सबसे दक्षिण में जिला आ रहा है कौन सा? बांसवाड़ा आ रहा है। ठीक है, ये बात आप, राजस्थान का सबसे उत्तरीतम संभाग कौन सा है? तो उत्तर वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट इतने ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।